नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में हम मनुष्य में पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि मनुष्य की आहारनाल की संरचना और सहायक पाचक ग्रंथियों की संरचना कैसी होती है। उसके बाद में पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। उसके पश्चात मुख गुहा में पाचन के पश्चात भोजन एक निवाले की तरह बदल जाता है, जिसको बोलस कहते हैं। ये बोलस आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ घंटे तक भोजन पड़ा रहता है, वहाँ उसको गलाया जाता है, वहाँ प्रोटीन का प्रमुख रूप से पाचन होता है और फिर भोजन एक तरल के रूप में बदल जाता है, जिसको कायम कहते हैं। ये कायम फिर धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है और पाचन की लगभग संपूर्ण प्रक्रिया फिर आगे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन के सभी जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सभी का वहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और पाचन के पश्चात जो अवशोषण की लगभग संपूर्ण प्रक्रिया भी छोटी आंत में संपन्न हो जाती है और भोजन अवशोषित होकर रक्त अथवा लसिका में प्रवेश कर जाता है और लसिका भी अंततः रक्त नलिकाओं में खुल जाती है, जिससे भोजन के सारे कंपोनेंट जो हैं वो रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में जो भोजन है वो एक तरल या जो आगे का जो भोजन का छोटी आंत के बाद में जो भोजन है उसको काइल कहा जाता है। ये काइल फिर धीरे धीरे बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो आज की इस व्याख्यान में मैं आपके साथ बृहदांत्र या जो बड़ी आंत या जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में चर्चा करूंगा। तो छोटी आंत के आगे का जो भाग है उसको बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहदांत्र की संरचना कैसी होती है। बृहदांत्र आहारनाल का वह भाग है जहाँ पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ कुछ मात्रा में जल का अवशोषण होता है और विष्ठा का जो निर्माण है वो बृहदांत्र में होता है। उसके बाद में विष्ठा उत्सर्जन की जो कार्यकी है या जो फिजियोलॉजी है वो भी बृहदांत्र के द्वारा संपन्न होती है। बृहदांत्र छोटी आंत की अपेक्षा एक चौड़ा भाग है जिसका डायमीटर लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है और इसी कारण से इसको बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगर हम बृहदांत्र की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है जो छोटी आंत को चारों ओर से घेरे हुए होती है। मैंने आपको बताया था कि उदर गुहा के मध्य में लगभग छोटी आंत है वो कुंडलित संरचना के रूप में पाई जाती है और उसको पार्श्व से और ऊपर से घेरे हुए बृहदांत्र उपस्थित होती है। संरचना की दृष्टि से बृहदांत्र को कुछ भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीकम या अंधनाल की। तो सीकम या अंधनाल जो है वो एक कोष्ठक जैसी या एक फूली हुई संरचना होती है जहाँ पर इलियम आकर जुड़ती है। जहाँ इलियम आकर सीकम से जुड़ता है वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको इलियोसीकल वाल्व कहा जाता है। और यह जो वाल्व है वो आगे जो भोजन को सीकम में प्रवेश करने देता है लेकिन वो इलियम में जाने से रोकता है। यह एक अंधनाल या कोष जैसी संरचना है जो बिल्कुल इसका एक सिरा ब्लाइंड होता है। सीकम जो है, सीकम के साथ एक अवशेषी संरचना जुड़ी होती है जो लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी एक कर्मी जैसी संरचना जुड़ी होती है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मनुष्य में एक अवशेषी अंग है या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि पाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि कुछ शाकाहारी प्राणियों में यहाँ सेलुलोज का पाचन करने वाले कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए यह एक अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। कई बार अपेंडिक्स में कुछ भोजन के कण प्रवेश कर जाने से या उसमें संक्रमण हो जाने से अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ दर्द होने लगता है जिससे पेट के दाईं साइड में एक जो भयंकर दर्द होता है जिसको अपेंडिक्स का पेन कहा जाता है। तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर देता है। तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में सीकम के साथ जुड़ा होता है। सीकम का जो आगे का भाग है वो कोलन कहलाता है। कोलन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ऊपर जो कोलन का वह भाग जो ऊपर आमाशय की तरफ या यकृत की तरफ जाता है उसको आरोही कोलन या असेंडिंग कोलन कहा जाता है। उसके बाद में जो डायफ्राम के साथ उसके समानांतर जो भाग उपस्थित होता है वह अनुप्रस्थ कोलन या ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है। और उसके बाद में जो नीचे की तरफ आने वाला भाग अवरोही कोलन या डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। और डिसेंडिंग कोलन के आगे कोलन का एक छोटा सा जो पोर्शन है वो सिग्मा के आकार में उपस्थित होता है जिसको सिग्मोइड कोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण जो कोलन है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर हम बृहदांत्र की संरचना को इस डायग्राम की सहायता से यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देखिए, यहाँ पर
ये कुंडलन बनाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन उपस्थित होती है। इसका जो लूप जैसा भाग है वो जो सी आकार का भाग है वो ड्यूडिनम, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा भाग जेजुनम और कम चौड़ा भाग इलियम होता है। और इलियम फिर आगे की तरफ यहाँ जो ये चौड़ा भाग है ये फिर बृहदांत्र है। तो ये बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस प्रकार से क्षुदांत्र या छोटी आंत को घेरते हुए उपस्थित होती है। तो बृहदांत्र का ये प्रारंभिक भाग जो एक चौड़ी थैली जैसी संरचना के रूप में या एक कोस जैसी संरचना के रूप में उपस्थित होता है, इसको सीकम कहते हैं। इस सीकम के साथ ये एक संरचना जो जुड़ी हुई है, एक कृमि जैसी संरचना जुड़ी हुई है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम जहाँ पर इलियम से जुड़ता है वहाँ पर इलियोसिकल जो कपाट है वो लगभग यहाँ पे उपस्थित होता है। सीकम के बाद में आगे का जो ये कोलन का भाग है, ये कोलन का जो भाग है वो असेंडिंग कोलन कहलाता है। असेंडिंग कोलन यहाँ लीवर के नीचे से या लीवर के पास से ये घूमती हुई ऐसे उपस्थित होती है, तो इसको हेपेटिक फ्लेक्चर कहा जाता है, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन कहा जाता है। उसके बाद में ये अनुपस्थ रूप से डायफ्राम के साथ ये व्यवस्थित ये जो कोलन है ये ट्रांसवर्स कोलन या अनुप्रस्थ कोलन कहलाती है। अनुप्रस्थ कोलन फिर बाईं साइड की तरफ यहाँ एक फ्लेक्चर बनाती है, यहाँ पर ये मुड़ी हुई होती है जहाँ पर स्प्लेन उपस्थित होता है, तो इसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहा जाता है। और उसके बाद में ये नीचे की तरफ आती हुई इसकी जो आर्म है यह डिसेंडिंग कोलन कहलाती है। डिसेंडिंग कोलन आगे जाके ये सिग्मा के आकार की एक संरचना बनाती है जिसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। और सिग्मोइड कोलन के बाद में आगे गुदानाल या एनल जो एनस का जो कैनाल है वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये हम जो बृहदांत्र है इसकी पूरी जो बाह्य संरचना है इसको हम समझ सकते हैं। बृहदांत्र में फिर सिग्मोइड कोलन के आगे का जो भाग है जो थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है वो रेक्टम या मलाशय कहलाता है। तो मलाशय बृहदांत्र का वह भाग होता है जहाँ जो अपचित और अनवशोषित जो भोजन है जो विस्टा के रूप में है, जिसको आगे विस्टा के रूप में उत्सर्जित किया जाना है, वह स्टोर होता है। तो मलाशय एक लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी थोड़ी ज़्यादा फूली हुई संरचना होती है। मलाशय के बाद में आगे जो गुदा है या गुदा नाल है वो उपस्थित होता है। तो इन सब की जो आंतरिक संरचना कैसी होती है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप देखना। ये सीकम की संरचना किस प्रकार की होती है, सीकम आंतरिक रूप से किस प्रकार से उपस्थित होता है, इसको यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इलियम है, इलियम का टर्मिनल है, टर्मिनल एंड है जो आगे सीकम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ये वाल उपस्थित है यानी यहाँ पे इलियम खुलती है तो इसको इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। यहाँ पे इसके अंदर से ये जो संरचना जो अब यहाँ बाहर निकली हुई होती है ये अपेंडिक्स है, यानी यहाँ अपेंडिक्स बाहर निकलती है। ये अपेंडिक्स का ओपनिंग है और अपेंडिक्स जो है वो इधर से आ रही है और इधर ये ओपन हुई है तो पीछे से इधर से आ रही है और ये लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर जो ये लंबी संरचना है ये अपेंडिक्स कहलाती है। तो इस प्रकार से सीकम की आंतरिक संरचना में ऐसे दिखाई देती है। और उसके बाद में इस सीकम के आगे का जो भाग है ये असेंडिंग कोलन है। और असेंडिंग कोलन में जो अनुदैर्ध्य पेशियों के जो बैंड दिखाई देते हैं जिसकी मैं आगे चर्चा करूँगा, जिसको टी निकोलाई कहा जाता है, तो ये टी निकोलाई यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये इस प्रकार से हम जो सीकम है उसकी आंतरिक संरचना को हम देख सकते हैं, जिसके साथ इलियोसिकल वाल्व उपस्थित होता है और वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स है वो भी सीकम में ओपन होती है। हाँ, तो कोलन के बाद में आगे का जो भाग है वो रेक्टम कहलाता है। तो रेक्टम मैंने आपको बताया कि एक हल्का चौड़ा भाग होता है जो लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। और रेक्टम के बाद में आगे गुदानाल उपस्थित होती है। गुदानाल है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। गुदानाल में 2 कपाट पाए जाते हैं। एक आंतरिक कपाट होता है जो चिकनी पेशियों से निर्मित होता है, जो अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता और इसलिए ये इनवॉल्यूंट्री होता है, अनैच्छिक होता है। इसके बाद में आगे एक बाह्य कपाट या एक्सटर्नल स्फिंक्टर उपस्थित होता है जो कंकाली पेशियों से निर्मित होता है। ये अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होता है, ये ऐच्छिक होता है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें बाह्य कपाट एक्टिव नहीं होता है, वहाँ पर केवल इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो एक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति में नवजात शिशुओं में जो विस्टा उत्सर्जन की जो फिजियोलॉजी है वो अनैच्छिक होती है। लेकिन 2 या 3 वर्ष की उम्र में फिर ये धीरे धीरे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वह भी एक्टिव होने लगता है, सक्रिय होने लगता है, जिससे ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया के रूप में जो विस्टा उत्सर्जन की जो कार्य की है वो संपन्न होती है। इसकी चर्चा हम विस्टा उत्सर्जन के अंतर्गत करेंगे। अगर हम बड़ी आंत की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। ये आप देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें
यहाँ पर हम बड़ी आंत की आंतरिक संरचना को दिखाते हैं। बड़ी आंत की अगर हम आंतरिक भित्ति की चर्चा करें तो उसी प्रकार से इसमें भी वो स्तर उपस्थित होते हैं, उत्तकों के लेयर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो पेरिटोनियम का स्तर होता है वो शिरोशा कहलाता है। पेरिटोनियम के स्तर के नीचे पेशी स्तर उपस्थित होते हैं। पेशी स्तर में बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियाँ होती हैं और अंदर की तरफ वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। उसके नीचे अधः श्लेष्मिका होता है और सबसे आंतरिक स्तर के रूप में श्लेष्मिका या म्यूकोसा स्तर पाया जाता है। यहाँ पे इस उत्तक स्तरों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, उस भिन्नताओं की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशी स्तर की। तो यहाँ पे पेशी स्तर में जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं वो प्रमुख रूप से अनुदैर्घ्य पेशी स्तर में दिखाई देती हैं। अनुदैर्घ्य पेशी स्तर में जैसा कि हमने आहारनाल के बाकी जो पोर्शन है वहाँ पे हमने देखा था कि अनुदैर्घ्य पेशियाँ एक अस्तर के रूप में उपस्थित होती हैं, कंप्लीट लेयर के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वृहदांत्र का जो कोलन है, कोलन और शिकम में यहाँ पे कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं। कोलन और शिकम में अनुदैर्घ्य पेशियाँ हैं वो 3 बैंड के रूप में दिखाई देती हैं। उसमें पूरी लेयर में अनुदैर्घ्य पेशियाँ नहीं होती हैं, बल्कि 3 स्थानों पे वो बैंड बनाते हुए उपस्थित होती हैं और इस प्रकार के जो बैंड हैं वो टीनी कोलाई कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बैंड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एक दूसरा बैंड होगा और उसके बाद में एक तीसरा बैंड होगा। यानी ये पूरी संपूर्ण जो कोलन है उसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक रेगुलर इंटरवल के रूप में ये 3 बैंड हैं वो अनुदैर्घ्य पेशियों के दिखाई देते हैं, जिसको टीनी कोलाई कहा जाता है। इनके बैंड का जो बीच का जो भाग है वो जब भी कोलन में संकुचन होता है तो वो एक पॉकेट के रूप में बाहर निकल आता है। यानी एक बैंड है और ये कोई दूसरा मान लो बैंड है, उसके बीच का जो ये पोर्शन है ये पोर्शन एक पॉकेट के रूप में बाहर निकल जाता है जब भी वृहदांत्र में संकुचन होता है। तो इस प्रकार के जो पॉकेट्स हैं उनको होस्ट्रा कहा जाता है। तीसरी बात, यहाँ पर जहाँ पर भी टीनी कोलाई उपस्थित होते हैं उसके ऊपर का जो सिरोशा है उस सिरोशा में वसा का जमाव होता है। तो सिरोशा का जो वह भाग है वो एपीप्लॉइक ऑर्गन कहलाता है। यानी टीनी कोलाई के ऊपर उपस्थित जो सिरोशा है उसको एपीप्लॉइक ऑर्गन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो टीनी कोलाई हैं वो कोलन में और शिकम में उपस्थित होते हैं, लेकिन जहाँ कोलन आगे रेक्टम में जुड़ी होती है वहाँ पर ये टीनी कोलाई हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो आगे रेक्टम और आगे जो गुदानाल है वहाँ पर अनुदैर्घ्य पेशियाँ बिल्कुल एक रेगुलर स्तर के रूप में बाकी जैसे आहारनाल में पाई जाती हैं बिल्कुल वैसे ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हटाकर इसकी अंदर की तरफ ये वर्ताकार या सर्कुलर मसल्स वो ये जो चित्र में ये दिखाया गया है। तो अनुदैर्घ्य पेशियों में इस प्रकार के रूपांतरण इसमें देखने को मिलते हैं। पेशी स्तर के बाद में अगर हम बात करें इसमें जो अधः श्लेष्मिका या सब म्यूकोसा है तो सब म्यूकोसा में यहाँ पर कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बाकी आहारनाल की अपेक्षा वृहदांत्र के सब म्यूकोसा में लिम्फोइड जो ऑर्गन्स हैं या जो लिम्फोइड टिश्यू हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो वृहदांत्र एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला एक ऑर्गन भी है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को मारने वाली मैक्रोफाज या अन्य भक्षाणवी कोशिकाएं यहाँ पे उन लिम्फोइड टिश्यू में हैं वो उपस्थित होती हैं। उसके बाद में अधः श्लेष्मिका के नीचे अगर हम श्लेष्मिका स्तर की बात करें तो श्लेष्मिका स्तर में जो है वृहदांत्र का जो श्लेष्मिका स्तर है यहाँ पे स्तंभाकार उपकला के रूप में यह पाया जाता है। उस स्तंभाकार या कोलुमनर एपिथेलियम में बीच बीच में जो कुछ म्यूकस स्रावित करने वाली या श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये गॉबलेट सेल्स श्लेष्मा स्रावित करती हैं और जिसके कारण से जो विष्टा है वो नम और विस्कस हो जाता है। गुदानाल का जो श्लेष्मा जो स्तर है उस गुदानाल के ऊपरी भाग में श्लेष्मा जो स्तर है वो स्तंभ या कॉलम्स बनाते उपस्थित होता है, जिसको एनल कॉलम्स कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये गुदानाल का जो ऊपरी भाग का जो श्लेष्मा है ये श्लेष्मा ये कॉलम्स बनाते उपस्थित होता है। तो ये जो स्तंभ हैं ये एनल स्तंभ या गुदा स्तंभ कहलाते हैं, जो गुदानाल के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। गुदानाल का जो आगे का जो भाग है वो सल्की एपिथेलियम या सल्की उपकला का बना होता है। बाकी जो आहारनाल का जो भाग है वो स्तंभाकार उपकला से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुदानाल में या फिर हमने देखा था कि बकल केविटी में जो सल्की उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम में पाई जाती है। गुदानाल का जो वर्तुल पेशी स्तर है वो स्फिंक्टर का निर्माण करता है। तो ये वर्तुल पेशी स्तर में ये यहाँ पे जो अंदर की तरफ उपस्थित जो स्फिंक्टर है जो अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता और अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, ये जो स्फिंक्टर है ये इंटरनल स्फिंक्टर या ये इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर कहलाता है। उसके बाद में बाहर की तरफ ये कंकाली पेशियों से निर्मित जो स्फिंक्टर है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इसको कहा जाता है।
तो इस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना को हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने आपको इस पूरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है, ये सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना में देखें तो कुछ यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिले। एक तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो है वो कोलन और रेक्टम में टीनी कोलाई के रूप में पाए जाते हैं, जिसके बीच में ओस्ट्रा या पॉकेट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा, यहाँ अधश्लेष्मिका में लिम्फोइड जो टिश्यू है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और श्लेष्मा में या श्लेष्मिका स्तर में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, और गुदानाल में 2 प्रकार के स्फिंक्टर का निर्माण यहाँ वर्तुल पेशियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार वृद्धांत्र की संरचना के बाद में आगे जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है वृद्धांत्र के कार्य। वृद्धांत्र मैंने आपको बताया कि पाचन और अवशोषण की लगभग संपूर्ण प्रक्रिया क्षुधांत्र या छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। उसके बाद में अनावशोषित और अपचित यानी अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है, जिसको काइल कह देते हैं, वह काइल धीरे धीरे इलियोसिकल कपाट से होते हुए वृद्धांत्र में प्रवेश करता है। हालांकि वृद्धांत्र में अवशोषण नाममात्र का या बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग 20% जल का अवशोषण है वो वृद्धांत्र के द्वारा संपन्न होता है। ये जो जल है वो परासरण के द्वारा वृद्धांत्र में की कोशिकाओं से होते हुए रक्त में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा वृद्धांत्र में कुछ मात्रा में मिनरल्स और कुछ मात्रा में विटामिन्स व ड्रग्स का अवशोषण भी वृद्धांत्र में संपन्न होता है। लेकिन वृद्धांत्र जो है वो एक अति महत्वपूर्ण कार्य वृद्धांत्र के द्वारा किया जाता है। वृद्धांत्र में अनेक जो बैक्टीरियल जो स्पीसीज हैं उनकी कॉलोनी यहाँ पे पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में वृद्धांत्र में निवास करते हैं। इनको भोजन और आवास मिलता है, बदले में ये हमें कुछ विटामिन्स का संश्लेषण करके प्रदान करते हैं। ये जो प्रमुख विटामिन्स जो इन बैक्टीरियल स्पीसीज के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं उनमें विटामिन के और फोलिक एसिड हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के और फोलिक एसिड का संश्लेषण किया जाता है। कई बार हम जब दवाइयाँ या किसी रोग के उपचार के लिए जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो जो डॉक्टर है वो साथ में हमें विटामिन कॉम्प्लेक्स भी देता है। इसका कारण ये है कि उन दवाइयों के सेवन से जो है वो जो बैक्टीरियल जो स्पीसीज हैं वो मर जाती हैं। इस कारण से इन विटामिन्स की हमारे शरीर में कमी ना हो, इसके लिए विटामिन के और ये फोलिक एसिड के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमें साथ साथ में दिए जाते हैं। प्रमुख जो बैक्टीरियल स्पीसीज जो वृद्धांत्र में पाई जाती हैं स्टीरिया कोलाई है, ई कोलाई जिसको कह देते हैं, एंटेरोबैक्टर एरोगेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस और क्लॉस्ट्रीडियम परफिजेंस, ये प्रमुख बैक्टीरियल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं वो सामान्यतः हार्मलेस होते हैं, हानिकारक नहीं होते, लेकिन अगर ये किसी प्रकार से किसी दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर ये हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कई बार कुछ जो जैसे स्टीरिया कोलाई है वो अगर हमारी किडनी में प्रवेश कर जाएँ तो वहाँ पर वो किडनी के लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। विटामिन संश्लेषण के साथ साथ में बैक्टीरिया जो हैं वो फर्मेंटेशन की क्रिया भी करते हैं। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें उसके जो घटक हैं और उसमें से प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और फर्मेंटेशन या किण्वन के उपरांत यहाँ कुछ गैसेज बनती हैं, जिसमें H2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मेथेन गैस है। तो ये गैस का निर्माण भी इन बैक्टीरियल के फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से माइक्रोबियल एक्टिविटी भी वृद्धांत्र में संपन्न होती है। कुल मिला के जो वृद्धांत्र है ये इस प्रकार के जीवाणु के लिए एक पूरा पारितंत्र या एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे इन बैक्टीरिया का यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा वृद्धांत्र का जो एक प्रमुख कार्य है वो है मास मूवमेंट या पिंडीय क्रमाकुंचन। जैसा कि हमने देखा था कि आहारनाल के बाकी भाग में क्रमागत रूप से संकुचन होते हैं, जिसको पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन कहा जाता है। इस प्रकार के संकुचन वृद्धांत्र में नहीं होते। वृद्धांत्र में एक लंबे अंतराल के बाद में एक पूरी वृद्धांत्र में एक वेव के रूप में या एक तरंग के रूप में संकुचन संपन्न होते हैं, जो ट्रांसवर्स कॉलन से लेकर आगे सिग्मोइड कॉलन से होकर रेक्टम तक आते हैं। तो इस प्रकार के जो संकुचन है उसको पिंडीय क्रमाकुंचन या मास मूवमेंट कहा जाता है। ये पिंडीय क्रमाकुंचन एक प्रतिवर्त के रूप में संपन्न होते हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय में प्रवेश करने के बाद में एक रेफ्लेक्स बनता है, एक प्रतिवर्त प्रारंभ होता है, जिसको गैस्ट्रोसिकल रेफ्लेक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के रेफ्लेक्स के उपरांत गैस्ट्रोकोलिक रेफ्लेक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के रेफ्लेक्स के उपरांत इस प्रकार के पिंडीय क्रमाकुंचन प्रारंभ होते हैं। इसी कारण से दिन में लगभग 3 या 4 बार ये मास जो मूवमेंट है वो वृद्धांत्र में संपन्न होता है। और इस मास मूवमेंट या पिंडीय क्रमाकुंचन के कारण ही जो वृद्धांत्र में उपस्थित जो भोजन है उसको आगे रेक्टम तक पहुंचाया जाता है और ये भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और उसके बाद में विष्ठा उत्सर्जन की जो कार्य की है वो संपन्न होती है।
तो पिंड क्रमांक कुंचन का पाया जाना भी एक बृहदांत्र का प्रमुख कार्य है। इसके बाद में विष्ठा उत्सर्जन या मल का त्याग करना, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, तो मल का त्याग करना या डिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बृहदांत्र के द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पाचन के पश्चात जो प्रमुख जो कंपोनेंट हैं भोजन के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, उसके निर्माणकारी इकाइयाँ, विटामिन और जल, इन सब का अवशोषण लगभग छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। कुछ मात्रा में जल और कुछ विटामिन का अवशोषण बृहदांत्र में संपन्न होता है। उसके बाद में जो भोजन के जो भाग बचता है, जो एक अर्ध ठोस के रूप में उपस्थित होता है, जो बृहदांत्र से गुजर कर फिर मलाशय में आकर इकट्ठा होता है, जिसको विष्ठा या मल कहा जाता है, उस मल को बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया है वो डिफिकेशन या विष्ठोत्सर्जन कहलाती है। विष्ठोत्सर्जन किस प्रकार से संपन्न होता है, तो यह एक प्रतिवर्त के रूप में संपन्न होता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि नवजात शिशुओं में एक अनैच्छिक प्रक्रिया के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ पे इस प्रतिवर्त में ब्रेन का या मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो 2 या 3 साल के बाद में इस प्रतिवर्त के साथ, इस रेफ्लेक्स के साथ जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे ये अपनी इच्छा शक्ति में नियंत्रण में संपन्न होता है। तो ये प्रतिवर्त किस प्रकार से संपन्न होता है, इसको एक इस रेखा चित्र के द्वारा मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे अपचित और अनअवशोषित जो भोजन है वो रेक्टम में प्रवेश करता है, तो रेक्टम की जो भित्ति है वहाँ पर जो उपस्थित जो तन्यग्राही हैं या स्टेज जो रिसेप्टर हैं वो उद्दीपित होते हैं। उन रिसेप्टर के उद्दीपित होने से वहाँ से जुड़ी हुई जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, उन संवेदी तंत्रिकाओं से जो आगे जो मैसेज है वो मेरुरज्जु तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स से जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है। स्पाइनल कॉर्ड्स में वहाँ पे एक रेफ्लेक्स बनता है। उस रेफ्लेक्स से आने वाली जो चालक तंत्रिकाएं हैं, वो चालक तंत्रिकाओं की जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है, उन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स से जो मैसेज है वो रेक्टम की वाल तक आता है, उदर पेशियों तक आता है और डायफ्राम तक आता है। इन सभी में संकुचन होने से उदरगुहा में एक प्रेशर बनता है, एक दाब बनता है, जिससे मलाशय की भित्ति है वो मलाशय संकुचित होता है और मलाशय में संकुचन होने से गुदानाल का जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो इनवॉल्यूंट्री है, वो खुल जाता है और उसके खुल जाने से जो विष्ठा है वो बाहर त्याग दी जाती है। कई बार अब मैंने आपको बताया कि ये प्रारंभ में तो ये इनवॉल्यूंट्री होता है, लेकिन बाद में ये वॉल्यूंट्री हो जाता है, अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम विष्ठा उत्सर्जन कर सकें, तो फिर हमारे सोचने से या जो ब्रेन के इन्वॉल्व होने से ये विष्ठा उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, उसको हम रोक सकते हैं, जिससे जो पुनः जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस ऊपर की तरफ सिग्मोइड कोलन में चला जाता है, जिससे हम विष्ठा उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बाह्य जो स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर है, वो अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होता है। लेकिन अगर ऐसा बार बार किया जाता है तो फिर जल का अवशोषण ज़्यादा हो जाने से जो मल है वो ज़्यादा ठोस हो जाता है और जिससे फिर जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है वो हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन होने का कारण यही है कि जल का अवशोषण अधिक हो जाने के कारण जो विष्ठा है वो ज़्यादा ठोस हो जाती है। अगर हम विष्ठा के कंपोजिशन की बात करें, उसका संगठन कैसा होता है, तो हम ये कलर में ये लगभग ब्राउन होता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन से एस्टरकोबिलिन बनने के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो बृहदांत्र में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं वो बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसको ब्राउन कलर विष्ठा का बनता है। लगभग इसमें फिर भी अधिकांश जल के अवशोषण हो जाने के पश्चात भी लगभग 65 से 70% जो पार्ट है इसका जल के रूप में होता है। प्रोटीन के पाचन के बाद में कुछ जो उत्सर्जी जो कंपोनेंट बनते हैं, इसमें स्केटोल है, इंडोल है, हिस्टिडीन है, ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। लिविंग या नॉन लिविंग जो बैक्टीरिया लगातार जो बृहदांत्र में उपस्थित हैं वो मरते रहते हैं, जिससे ये भी विष्ठा के साथ बाहर निकलते रहते हैं। लगातार मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में या आमाशय में पाए जाने वाले जो रग्गी हैं, उनकी जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं वो टूट के बाहर गिरती रहती हैं, तो ये उपकला कोशिकाएँ भी इसके साथ उपस्थित होती हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जिसमें सेलुलोज हो सकता है, या अन्य जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स भी विष्ठा के साथ उत्सर्जित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से विष्ठा का ये संगठन होता है। म्यूकस होता है, इसमें विष्ठा के साथ म्यूकस जो है वो भी उत्सर्जित किया जाता है। तो विष्ठा का रासायनिक संगठन इस प्रकार का होता है।
तो वृहदान्त्र की संरचना कैसी होती है, वृहदान्त्र के प्रमुख कार्य क्या हैं, जिसमें जो प्रमुख कार्य है वो इसका बैक्टीरियल एक्टिविटी है, विस्ता का उत्सर्जन करना है और कुछ मात्रा में जल का अवशोषण करना है। इन सब की यहाँ पे डिटेल में मैंने चर्चा की है। आप इसको बुक के द्वारा भी पढ़ना और खास करके जो डायग्राम है उनको भी आप समझने का प्रयास करना। इसके बाद में इसमें एक टॉपिक बचता है अवशोषण का। तो अवशोषण की और स्वांगीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसको लेकर मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगा। और इसके साथ में ही जो कुछ हार्मोन्स हैं जिसकी पाचन तंत्र में क्या भूमिका है उसको भी मैं एक सारणी के द्वारा आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि बीच बीच में मैंने जो जो हार्मोन्स की भूमिका है उसको मैंने बीच बीच में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं एक सुविधा की दृष्टि से एक सारणी के द्वारा उनको फिर से एक बार चर्चा करूँगा। तो इस अगले व्याख्यान में अपना यह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो व्याख्यान है तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।